मंत्रणा में आज सिकंदर महान के भारत पहुंचने और पोरस से लड़ाई की कहानी। नमस्कार, मैं सुधांशु कुमार, आप देख रहे हैं एसटीजी चूडियम चैनल के कार्यक्रम मंत्रणा में। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसने अपना नाम इतिहास में अमर कर डाला। ग्रीक दार्शनिक और इतिहासकार प्लूटार्क ने सिकंदर की शख्सियत का वर्णन करते हुए कहा था कि उसका रंग तो गोरा था लेकिन चेहरा लालिमा लिए हुए था। उसका कद एक मैसेडोनियन की तुलना में छोटा था लेकिन इसका युद्ध के मैदान में कहीं कोई असर दिखाई नहीं देता था। सिकंदर दाढ़ी नहीं रखता था, उसके गाल पतले थे, जबड़ा चौकोर था और उसकी आंखों में गजब का दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। सिकंदर की जीवनी हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर में लिखा था कि सिकंदर के बाल सुनहरे और घुंघराले थे। उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। उसकी बाईं आंख स्लेटी और दाहिनी आंख, उसकी आंखों में इतनी ताकत थी कि सामने वालों को देखने भर से दहशत हो जाती थी। सिकंदर हमेशा होमर की किताब द इलियड ऑफ द कॉस्केट अपनी साथ साथ लेकर चलते थे। यहां तक कि सोते समय भी वो उसे अपने तकिए के नीचे रखते थे। सिकंदर ने देह के आनंद में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि दूसरे मामले में उनसे साहसी और निडर कम लोग हुए होंगे। बचपन से महिलाओं के प्रति उन्होंने सम्मान का भाव रखा। ये वो जमाना था जब गुलाम लड़कियों, रखेलों और यहाँ तक कि पत्नियों को निजी संपत्ति समझा जाता था। सिकंदर की माँ ओलंपिया सिकंदर की लड़कियों में अरुचि से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने उनमें विपरीत लिंग के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एक सुंदर वैश्या कलेक्जीना की सेवाएं ली, लेकिन सिकंदर पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। बाद में सिकंदर ने स्वीकार किया कि सेक्स और नींद उन्हें हमेशा याद दिलाते थे कि उनका शरीर नाशवान है। 23 वर्ष के राजकुमार ने 334 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के अभियान की शुरुआत की थी। सिकंदर की सेना में 1 लाख सैनिक थे जो 10,000 दिन का रास्ता तय करते हुए ईरान होते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे। 326 ईसा पूर्व की शुरुआत में जब सिकंदर ईरान में था, उसने भारत के नजदीकी शहरों के राजाओं को संदेशवाहक भेजकर कहा था कि वो उसका नियंत्रण स्वीकार करें। जैसे ही सिकंदर काबुल की घाटी में पहुंचा, इन राजाओं ने उससे मिलना शुरू कर दिया। उनमें से एक था भारतीय नगर तक्षशिला के राजकुमार अम्भी। तक्षशिला सिकंदर की आवभगत इसलिए कर रहा था क्योंकि वह जानता था, वह चाहता था उसके दुश्मन पोरस से लड़ाई में सिकंदर उसका सामने। मार्क कर्टियस लिखते हैं, तक्षशिला ने सिकंदर के लिए जानबूझकर भारत के द्वार खोल दिए। उसने सिकंदर की सेना को अनाज से लेकर 5,000 भारतीय सैनिक और 65 हाथी भेंट किए। उनका युवा जनरल संद्रोकुप्तोस भी उनके साथ हो गया। तक्षशिला में 2 महीने बिताकर वहां के राजा की मेहमाननवाजी का आनंद लिया और सिकंदर की जीवनी का फिलिप फ्रीमैन अपनी किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखते हैं, इस बिंदु पर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। उसने पोस्टियन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना खैबर दर्रे के पास भेज दी ताकि वो रास्ते में पड़ने वाले विद्रोही कव्वालियों को कुचल सके, और इससे भी जरूरी जल्द से जल्द सिंधु नदी पर पहुंचकर एक पुल बना सके ताकि सिकंदर की सेना नदी पार कर सके। इस रास्ते पर कई भारतीय राजा और बड़ी संख्या में इंजीनियर सिकंदर की सेना के साथ चल रहे थे। सिकंदर एक घुमावदार रास्ता लेते हुए हिंदू कुश के पूर्व में गया ताकि वो रास्ते में सिकंदर को उन राजाओं के जितने भी किले मिले जिन्होंने उसके सामने हथियार नहीं रखे। उसने उन सब किलों पर कब्जा किया। इसी अभियान के दौरान सिकंदर की बाहों में एक तीर आ लगा। एक जगह सिकंदर की सेना पर कव्वालियों ने घात लगाकर हमला किया। उस समय शाम को आराम करने के लिए शिविर लगा रहे थे। सिकंदर के सैनिकों ने पास की पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हमलावरों को लगा कि सिकंदर बस निकले। सिकंदर ने पहाड़ी से उतरकर उन पर अचानक जवाबी हमला बोल दिया। उन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। सिकंदर ने इस शर्त पर उनकी जान बख्शी कि उनकी सेना का हिस्सा बन जाए, तो उसके लिए राजी हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की तो जान से मारने का आदेश दे दिया। सिंधु नदी तक मार्च करने में सिकंदर की सेना को 20 दिन लगे। वह तक्षशिला के राजा ने सिंधु नदी पर पुल बनवाने में उसकी मदद की।
सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को पता था कि किस तरह नदी के बहाव के समानांतर लकड़ी को किनारे में छोड़कर कैसे नदी के पार पुल बनाया जाता है। सिकंदर के जासूसों ने खबर दी कि पोरस के पास एक विशाल काय सेना है जिसमें हाथी भी शामिल है। सिकंदर का मानना था कि वह पूरे देश की सेना को हरा सकता है, लेकिन मानसून शुरू हो जाने के कारण ऐसा करना आसान नहीं। सिकंदर की सेना को बारिश में लड़ने का तजुर्बा जरूर था, लेकिन उन्हें जबरदस्त गर्मी का भी सामना करना पड़ा। वहां से उसने पोरस को संदेश भिजवाया कि सीमा पर आकर उससे मिले और उसकी अधीनता स्वीकार करे। और उसने जवाब दिया कि वह सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मिलने के लिए तैयार है। सिकंदर और उसके सैनिक कई दिनों तक मार्च करते हुए झेलम नदी के पास पहुंचे। पोरस की सेना झेलम नदी के उस पार, सिकंदर ने नदी के उत्तरी शिविर लगाया। उस जगह की तलाश में था जहां से उसका नदी पार करना आसान था और पोरस को दिखाई भी न देने के लिए उसने अपनी सेना को नदी के तट के काफी पीछे भेज दिया। सिकंदर ने एक जन अपने सैनिकों को नहीं रखा, कभी पश्चिम की तरफ जाते तो कभी पूरब की तरफ जाते। इस बीच उन्होंने नदी के किनारे पर अलाव जला दिए और काफी शोर मचाने लगे। नदी के तट पर मौजूद पोरस सैनिक सिकंदर के सैनिकों के इधर उधर जाने के आदी हो गए और उन्होंने उन पर कड़ी नजर रखनी बंद कर दी। सिकंदर के विपरीत पोरस एक ही स्थान पर खड़ी रही, क्योंकि उसके सबसे आगे हाथियों को तैनात किया गया था और उनको बार बार इधर उधर करना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि हाथी बहुत स्पीड से नहीं भाग सकती थी। यही कारण था सिकंदर ने यह भी आदेश दिया कि पास की खेतों से अनाज उसके शिविर तक पहुंचाया जाए। उसके जासूसों द्वारा यह खबर दिए जाने पर इसका अर्थ यह लगाया कि सिकंदर का पूरा मानसून खत्म होने तक रुकने का इरादा है। इस बीच वहां तेज आंधी और तूफान आया। सिकंदर ने इसका फायदा उठाते हुए अपने सैनिकों से नदी पार करवा दी। हालांकि इस प्रयास में बिजली गिरने से सिकंदर के कई सैनिकों की मौत हुई। पोरस के पक्ष में सिर्फ एक बात थी कि उसकी सेना में काफी संख्या में हाथी थे। फ्रीमैन लिखते हैं, लेकिन जब तक सिकंदर के सैनिकों को हाथियों से लड़ने का तरीका आ गया था, सिकंदर के सैनिक हाथी को घेर लेते, हमला कर देते। इस बीच एक तीरंदाज हाथी की आंख का निशाना लेता। जैसे ही हाथी की आंख में तीर लगता, अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगती और अपने ही लोगों को वो कुचल देती। सिकंदर ने अपने सैनिकों को बाएं और दाएं और जाकर देश के सैनिकों पर हमला करवा दिया और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। यह लड़ाई झेलम नदी के किनारे पंजाब के धौलपुर में हुई। सिकंदर अपने घोड़े पर सवार था, तभी एक तीर घोड़े को लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। सिकंदर को अपने घोड़े की मौत पर दुख जताने का भी समय नहीं मिला। उसने दूसरा घोड़ा लिया और युद्ध अपना जारी रखा। जैसे ही उसने सैनिक दबाव में आए, टिट्रास के सैनिकों ने पीछे से आकर उन पर हमला बोल दिया और उनके पीछे भागने का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन एक विशालकाय हाथी पर सवार पोरस ने लड़ना जारी रखा। सिकंदर ने उसके साहस की प्रशंसा करते हुए उसके पास संदेश भिजवा, कहा कि अगर वह हथियार डाल दे तो उसकी जान बख्श दे। इस संदेशवाहक का नाम ओम्फिस था। उनसे संदेशवाहक को अपने भाले से मारने की कोशिश की। तब सिकंदर ने पोरस के पास दूसरा संदेशवाहक भेजा। उसने पोरस को हथियार डालने के लिए मना लिया। फिल्म फ्रीमैन लिखते हैं, जब दोनों राजा मिले तो पोरस के हाथी घायल होते हुए घुटनों के बल बैठकर उसे नीचे उतरने में मदद की। सिकंदर पोरस के 6 फीट ऊंचे डेल डाल को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाए। पोरस ने तुरंत जवाब दिया, जो एक राजा दूसरे के राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को मरहम पट्टी कराने के लिए युद्ध क्षेत्र से जाने की अनुमति दी। कुछ दिनों बाद उसने पोरस को न सिर्फ उससे जीते हुए जमीन लौटा दी, बल्कि आसपास की कुछ अतिरिक्त जमीन भी उसे सौंप दी। सिकंदर के सहायकों ने इसे पसंद नहीं किया। वहीं सिकंदर की सेना ने अपने मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार किया और अपने मारे गए घोड़ों की याद में सिकंदर ने युद्ध स्थल के पास एक नए शहर की स्थापना की। अपने घोड़े के नाम पर उसने बुकेफिलास रखा। पोरस लगने की स्थिति में था। उसने सिकंदर का जब कब मुकाबला किया। सिकंदर इससे आगे भी बढ़कर गंगा के तट जाना चाहता था। पूरी सेना एक तरफ बोली। उसने कहा, तमाम खतरों के बीच इतने लंबे समय तक आपके साथ यहाँ तक आने में हमारा सम्मान बढ़ा है, लेकिन अब हम थक चुके हैं।
और हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है। इस दौरान हमारे जितने भी साथी थे वो कुछ मर गए हैं और कुछ बचे हुए हैं। उनके पूरे शरीर पर इस अभियान के निशान हैं। उनके अपने कपड़े सब तार तार हो गए, फट गए। उन्हें अपने कवच के नीचे ईरान और भारतीय कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हम अपने माता पिता बीवी बच्चों को देखना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों को गले लगाना चाहते हैं, फिर से हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब वापस वैसे ही दुनिया में चले जाएं। उसके बाद एक नई पीढ़ी के लोगों को लेकर एक बार फिर दूसरे अभियान पर निकला जाएगा। तब तक हमारा सवाल, हम इससे आगे नहीं जा सकते। सैनिक ने पूर्ण समाप्त किया। सभी सैनिकों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। सिकंदर तो उसका कहना अच्छा नहीं लगा। सिकंदर गुस्से में उठा और अपने टेंट की तरफ चला गया। 3 दिन तक उसने अपनी निकट सहयोगी से बातचीत, उसने सैनिक उसके पास आकर उसे मनाए थे, लेकिन वो माना नहीं। 3 दिन बीत गए। उसके बाद अपने कहे पर माफी मांगे, लेकिन इस बार उसके पास कोई नहीं गया। सिकंदर को स्वीकार करना पड़ा और पूरा दुनिया जीतने का सपना लग रहा है कभी पूरा नहीं हो सकेगा। उसने अपने सारे सैनिकों को जमा कर ऐलान किया अपने अपने घर वापस चले जाएं। उसने पूर्व की तरफ एक उदास निगाह डाली और वापस अपने देश में दुनिया की तरफ चल पड़ी। नमस्कार, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। हमारे शो मंत्रा में मैं सुधांशु कुमार एसटी स्टूडियो चैनल आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं हम एक नए एपिसोड में।